नेक्स्ट डिवाइस देखिए, ट्रांसफॉर्मर। भाई ट्रांसफॉर्मर को बहुत कॉमन लैंग्वेज में स्टेबलाइजर कहते हैं। भाई जानते हैं आप स्टेबलाइजर क्या काम करता है? अरे स्टेबलाइजर घरों में यूज किया होगा यार, क्या करता है स्टेबलाइजर? हाँ, वोल्टेज के साथ क्या करेगा? यस, वोल्टेज एडजस्ट करता है ना। वोल्टेज इंक्रीज भी कर सकता है और वोल्टेज डिक्रीज भी कर सकता है। तो वो डिवाइस जो वोल्टेज को एडजस्ट कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, उस डिवाइस को आप ट्रांसफॉर्मर कहेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज। अच्छा एक चीज और देखिए, जब ये वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट कम कर देगा। लो वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज एट लो करंट। तो वो डिवाइस जो लो वोल्टेज एट हाई करंट को हाई वोल्टेज एट लो करंट में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। इज अ ट्रांसफॉर्मर। अब ये क्यों वोल्ट और एंड वाइस वर्सा, मीन्स ये उल्टा काम भी करेगा। वोल्टेज को कम करेगा और करंट को बढ़ा देगा, ये काम भी करेगा, ये ट्रांसफॉर्मर होता है। यस, तो आप स्टेबलाइजर कहते हैं। अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन देखोगे, तो ट्रांसफॉर्मर में एक कोर होती है। इस कोर पे वायर के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं। यहां कुछ टर्न्स लिए हुए, कुछ टर्न्स यहां ले लिए। ये जो मैंने टर्न्स लिए हैं, इन टर्न्स को मैंने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। मीन्स ये आपके स्टेबलाइजर का वो पार्ट है जो प्लग जाकर आपकी पावर सोर्स से कनेक्ट हो जाता है। ये वो पार्ट। और एक ये पार्ट है ट्रांसफॉर्मर का जो लोड से कनेक्टेड है। लोड का मतलब है आपने अपने स्टेबलाइजर को टीवी से कनेक्ट किया हुआ है, तो स्टेबलाइजर का वो पार्ट जो टीवी से कनेक्ट होगा वो लोड से कनेक्ट। इसे कहते हैं प्राइमरी सोर्स, मतलब पावर सप्लाई। लाइक प्लग लगाते हो ना पावर सप्लाई से, सॉकेट बोर्ड से, वो पावर सप्लाई है, वो सोर्स है। ये लोड है आपका, एसी सोर्स। और ये लोड का मतलब आपने कनेक्ट करी हुई है, टीवी चला रहे हो तो टीवी हो गया, फ्रिज चला रहे हो तो ये फ्रिज हो जाएगा। ये होता है कोर, यूजुअली सॉफ्ट आयरन। ये एसी सोर्स हो गया और ये लोड हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन है आपके ट्रांसफॉर्मर का। अब देखिए किस प्रिंसिपल पर काम करता है। अच्छा, ये सॉफ्ट आयरन कोर लैमिनेटेड होती है। लैमिनेशन का मतलब है इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है वायर के ऊपर भी। तो ये प्राइम, और इस सर्किट को आप कहते हो प्राइमरी सर्किट, और इस सर्किट को आप कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज कुछ है वीपी, सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे मैं वीएस कह रहा हूं। अच्छा जरा तुम सोच के बताओ कि ये जो वायर है इस वायर पर प्लास्टिक कवरिंग है, कोर पर भी प्लास्टिक कवरिंग है, और इसके ऊपर भी ये कोर पे प्लास्टिक कवरिंग। क्या प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक करंट कंडक्ट कर सकता है?
कैसा हो सकता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी करंट कंडक्ट कर दिया? सोच के बताना, किसी का आंसर देख कर मत देना। हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं सब। करंट कंडक्ट नहीं कर सकता, कंडक्ट होने के लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होना चाहिए, तो लैमिनेशन है, सब कुछ लैमिनेटेड। तो अब परेशानी ये है कि आपने प्राइमरी से कनेक्ट कर दिया, सेकेंडरी तक पहुंचेगा कैसे? सोच सकते हो जरा। करंट पास नहीं करेगा, लेकिन यार ऐसा स्टेबलाइजर में तो ऐसे ही होता है ना, तुम प्लग लगाते हो और तुम्हारा फ्रिज फ्रिज चल जाता है। तुम लगाते हो, तुम्हारा कर ये चलने लगता है। दैट मीन्स किसी ना किसी तरह से प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक आपका वोल्टेज तो है। हाँ जी, नवेद ने सही कहा। तो यहाँ पर कंडक्ट नहीं कर सकता, यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन पर काम होता है। म्यूचुअल इंडक्शन आपको बताया था कि अगर यहाँ आप फ्लक्स चेंज करेंगे प्राइमरी में, तो प्राइमरी में एक वोल्टेज आएगा और वो वोल्टेज सेकेंडरी तक पास होता है। सेकेंडरी पर आपको कुछ वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। दोबारा कह रहा हूँ, प्राइमरी में अगर आप करंट चेंज करेंगे तो प्राइमरी में कुछ वोल्टेज आएगा विच इज वीपी। वही वोल्टेज सेकेंडरी तक आएगा, उसे वीएस कहते हैं। तो देखो, प्राइमरी को आपने कनेक्ट किया एसी सोर्स से, एसी करंट चेंज करता है, तो प्राइमरी से लिंक जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स चेंज करेगा। उस फ्लक्स के चेंज करने की वजह से जब वो फ्लक्स सेकेंडरी तक पहुंचेगा तब भी वो चेंजिंग फ्लक्स होगा। तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन होगा, एक में फ्लक्स चेंज कर रहा है, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ जो भी ये करंट कंडक्ट होगा वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने का रीजन है एसी करंट चेंज होता है। उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। और म्यूचुअल इंडक्शन कहता है कि चेंज इन करंट इन प्राइमरी induce a current in secondary। प्राइमरी में जो भी करंट चेंज होगा उसकी वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है। अब थ्योरी देखिए, मुझे बताइए यहाँ कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, तो थ्योरी में क्या होगा, फाई जो है जिशान, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ा था अगर एक कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज से लिंक करंट चेंज होता है तो पास वाली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये ऐसे होता है, यहाँ करंट चेंज होगा तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यह सेकेंडरी से लिंक फ्लक्स वेरी करता है। और जब फ्लक्स वेरी करेगा तो फेरेडेज लॉ कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ई इज माइनस ऑफ डी पाई ओवर डी।
फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फायदा ये इसलिए है कि पावर जो होती है, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। ट्रांसफॉर्मर में पावर में चेंज नहीं आता, पावर कांस्टेंट रहती है। पावर कांस्टेंट रहने का मतलब है कि अगर वोल्टेज हाई है, बहुत ज्यादा है, तो ये टर्म कांस्टेंट है ना, तो करंट तो वैल्यू कम ही होगी, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। पावर कंजर्व रखने के लिए कि एक वैल्यू ज्यादा है तो दूसरी वैल्यू कम होगी, ताकि पावर कंजर्व। सो देखो यहाँ थ्योरी में क्या है, फायदा की कुछ ऐसी चीज है, मैं आपसे कहता हूँ x और y दो नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट है 100। अगर x मैंने बहुत ज्यादा ले लिया 50, तो y बहुत कम होगा 2, ताकि इसका प्रोडक्ट 100 रहे। मैं जितना ज्यादा x की वैल्यू बढ़ाऊंगा, दूसरे की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, ताकि प्रोडक्ट कांस्टेंट। और यहां पर लो वोल्टेज एट हाई करंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये इसको कन्वर्ट कर रहा है हाई वोल्टेज एट लो करंट, कि अगर ये वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट कम कर रहा है, ताकि आपकी पावर कंजर्व रहे। ट्रांसफॉर्मर पावर जनरेट नहीं करता, पावर कंजर्व रखता है। अब यहां φ1 है फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, हर एक टर्न से लिंक जो फ्लक्स है, दैट फ्लक्स इज φ। एनपी है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड होगा प्राइमरी से, दैट मींस एनपी इनटू φ। टोटल फ्लक्स लिंक विद प्राइमरी इज एनपी इनटू φ। अच्छा, मुझे बस ये बता दो, प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा? प्राइमरी के अक्रॉस मुझे बता दो वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा। एक शाहीन को याद है रिलेशंस बस। भाई फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया था हमने, वीपी होता है माइनस ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स एनपी फाइव। आप एनपी को कांस्टेंट ले सकते हैं, सो इट्स माइनस ऑफ एनपी डी फाइव ओवर डी टी, दैट्स इक्वेशन। अगर आपको चाहिए वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, जब आप सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज लोगे तो वीएस होगा। अब देखो सेकेंडरी में अच्छा एक चीज और, इक्वेशन नंबर 1 तक आया समझ में? फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो अब देखो सुनो, जो फ्लक्स प्राइमरी से चला वही सेकेंडरी तक पहुंचेगा। फ्लक्स चलने का मतलब है प्राइमरी ने कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी तक पहुंचेगी। मुझे सिर्फ ये बता दो कि अब B1 जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी से निकली और सेकेंडरी तक पहुंची, क्या दोनों इक्वल होंगी या कम हो जाएगी? कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हुई, जब वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक ट्रैवल करेगी सेकेंडरी तक, तो उसकी वैल्यू सेम होगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कम होती है।
सो होना क्या चाहिए, आइडियली फ्लक्स डिक्रीज होना चाहिए, हर हाल में फ्लक्स को डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन हम एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। हम एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं विच इज नो फ्लक्स लीकेज, कि कोई फ्लक्स में लीकेज नहीं हो रहा। नो फ्लक्स लीकेज का मतलब है मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि प्राइमरी से सेकेंडरी तक फ्लक्स सेम है, जो डिक्रीज हुआ मैग्नेटिक फील्ड में वो बहुत कम हुआ, मींस फ्लक्स लिंक्ड विद each turn of primary तो हो गया था, each turn of secondary is also 5। तो जो प्राइमरी से लिंक फ्लक्स था मैं मान के चल रहा हूँ वही सेकेंडरी तक पहुंचा है, बट आइडियली फ्लक्स में लीकेज होगा, बट सारी कैलकुलेशन इसी अप्रोक्सीमेशन पे की जाती है कि लीकेज इज मेरी। इतना लिख लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है। निशान रब कर दूं? थोड़ा रुक जाइए सर, लास्ट बोला था मैं। भाई हो जाए तो बताइएगा मुझे। डन सर, हो गया। अब देखिए, तो वोल्टेज जो होगा सेकेंडरी के अक्रॉस, वीएस, वीएस को लिख सकते हैं माइनस ऑफ एन एस डी फाई ओवर डी टी। इसे आप कह दो ये इक्वेशन नंबर 2। आप डिवाइड कर दो 1 और 2 को। So Vs by Vp minus of Ns d phi over dt minus of Nt d phi over dt। So d phi over dt से d phi over dt गया, माइनस से माइनस गया, Vs by Vp आ जाएगा, इट्स Ns by N। ये वोल्टेजेस में रेशियोज हैं, Vs by Vp is Ns by N। तो यहाँ जो वोल्टेज है सेकेंडरी के अक्रॉस, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स के वोल्टेज प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे वोल्टेज उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। इसके बाद
तो ये तो वोल्टेज का था। अब आपको देखना है करंट कैसे जाएगा। यहाँ एक टर्म और याद रखिएगा, ये जो NS बाय NP है इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। K को कहते हैं टर्न रेशियो। भाई यहां तक बताओ, ये क्लियर हुआ कि जो भी वोल्टेज है प्राइमरी और सेकेंडरी में वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, चलिए इसके बाद अब देखो करंट कैसे वेरी करेगा। करंट की कैलकुलेशन दो पार्ट्स में होती है। एक वो पार्ट होता है जिसमें आप ये ज्यूम करेंगे कि पावर कंजर्व है। आप ये मान के चल रहे हैं कि आपके ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा। एनर्जी का लॉस न होने का मतलब है कि आपके ट्रांसफॉर्मर ने मान लीजिए पावर सप्लाई से 100 जूल की एनर्जी ली, तो वही 100 जूल की एनर्जी आपके ट्रांसफॉर्मर ने आपकी डिवाइस को कनेक्ट कर दिया। लाइक आपने फ्रिज कनेक्ट किया हुआ है तो 100 जूल आपने फ्रिज को दे दिया। एनर्जी कंजर्व, इसको कहते हैं पावर में कोई लॉस नहीं हो रहा, एफिशिएंसी इज 100%। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए आप एक ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हो या आप एक स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं जिसे आपने पावर सप्लाई से कनेक्ट किया, दूसरा एंड फ्रिज से कनेक्ट कर दिया। पावर सप्लाई से ट्रांसफॉर्मर 100 वॉट की एनर्जी लेता है। वॉट पावर की यूनिट है, 100 वॉट लेता है और 100 की 100 वॉट फ्रिज को दे देता है। इसका मतलब हुआ कोई एनर्जी में लॉस नहीं हुआ, एफिशिएंसी इज 100%। अब एक बात बताओ मुझे, मान लो उसने पावर सप्लाई से लिया 100 वॉट, फ्रिज को दिया 50 वॉट, क्या लगता है कितनी एफिशिएंसी है, कितना लॉस हो गया? बताइए। हाँ जी, 50% एफिशिएंसी है, 50% लॉस कर दिया। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि कोई लॉस एनर्जी नहीं है। कोई लॉस ऑफ एनर्जी आप एज्यूम नहीं कर रहे, कोई एनर्जी में लॉस आपने एज्यूम नहीं किया, तो आप कह सकते हो पावर इज कंजर्व। एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, पावर इज कंजर्व। 100% एफिशिएंसी में एज्यूम कर रहा हूं। देखिए पावर कंजर्व होने का मतलब होता है कि पावर अक्रॉस प्राइमरी जिसे आप इनपुट पावर भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू पावर अक्रॉस सेकेंडरी जिसे आप आउटपुट पावर भी कहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी की पावर्स एग्जैक्टली इक्वल होती है। तो प्राइमरी की पावर होती है VP/IP, सेकेंडरी की पावर होती है VS/IS। तो पावर कंजर्व है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि IP/IS इज VS/VP। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 3 है और इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 4। ये बताइए क्लियर है 4 तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को 4th में? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप एक काम कर दीजिए, 4 को ना आप 3 में रख दीजिए। तो जब आप VS/VP की जगह IP/IS लिखोगे तो ये करंट आ जाएगा। IP/IS इज NS/N।
तो यहाँ आप देखो तो सेकेंडरी पर करंट सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करंट नंबर ऑफ टर्न्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। अब इसमें ये तो तब था जब आपका ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है। अच्छा इतना लिखिए, फिर देखते हैं जरा स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। चलिए रब कर दूं। यस सर। चलिए इसको रब कर दूं। अब जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसे हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप क्या करता है? इट इंक्रीज वोल्टेज और करंट डिक्रीज कर देता है। वोल्टेज तो इंक्रीज करेगा बट करंट डिक्रीज कर देगा, सो दैट पावर रिमेन्स कंजर्व। अब वोल्टेज इंक्रीज कराने के लिए ट्रांसफॉर्मर में क्या करते हैं, जो टर्न रेशियो है इसे ग्रेटर देन 1 रखते हैं। टर्न रेशियो को ग्रेटर देन 1 कैसे रख सकते हैं? टर्न रेशियो है NS बाय NP, इसे ग्रेटर देन 1 रखना होता है। NS को ग्रेटर देन NP रखना होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखते हैं, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं। NS इज ग्रेटर देन NP। तो देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 3, देखो इक्वेशन नंबर 3 से हमने लिखा था कि VS बाय VP इज NS बाय NP। अगर NS बाय NP ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब VS बाय VP ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब होगा VS ग्रेटर देन VP होगा। अभी बताओ ये समझ में आया ना? अभी आता है शाइन, आपको आंसर मिल जाएगा आपको अपने क्वेश्चन का। यहां तक समझ में आया कि वोल्टेज इंक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपने बढ़ा दी। चलिए अब अगर मैं नंबर 4 लूं, अगर मैं 4 लूं, 4 था IP बाय IS इज NS बाय NP। भाई NS बाय NP ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है IP बाय IS जो होगा वो ग्रेटर देन 1। IP is greater than IS, IS is less than IP। कि सेकेंडरी पे करंट प्राइमरी के करंट से कम होगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी में करंट कम होगा, प्राइमरी में करंट ज्यादा होगा। तो देखिए वोल्टेज बढ़ा दिया, करंट कम कर दिया। अब शाइन देखिए V जब प्रोपोर्शनल टू I होता है ना, तो ये कंडीशन नहीं होती कि पावर कंजर्व रहेगी। वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगी, पावर भी बढ़ जाएगा। यहाँ कंडीशन होती है रेजिस्टेंस कांस्टेंट, जब आप ये लेते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि पावर कांस्टेंट है, पावर चेंज नहीं कर रही, तो फिर ये प्रोपोर्शनल नहीं होता, क्योंकि पावर होता है V इंटू आई। तो V हो जाएगा P बाय आई, फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसीलिए जब आप ओम्स लॉ कहते हैं तो आप कहते हो कि बाकी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, पावर कांस्टेंट।
अब स्टेप अप के बाद एक और ट्रांसफॉर्मर आता है जिसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखिए भाई स्टेप डाउन क्या करेगा, ये वोल्टेज डिक्रीज कर देगा, वोल्टेज डिक्रीज कर देगा बट करंट इंक्रीज कर देगा। यहां जो टर्न रेशियो है वो लेस देन 1 होता है, एनएस बाय एनपी लेस देन 1 होता है, मींस सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम होता है। अब सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप इस चीज को रख दो, वी एस बाय वीपी इक्वल टू एन एस बाय एनपी, भाई एन एस बाय एनपी लेस देन 1 है, इसका मतलब वी एस बाय वीपी लेस देन 1 हो जाएगा। तो आप इसे सीधा लिख सकते हैं कि वी एस लेस देन वीपी। इसी तरह से अगर आप करंट लेंगे फ्रॉम 4, तो देखिए वोल्टेज कम हो गया, IP बाय IS होता है NS बाय NP, तो IP बाय IS होता है लेस देन 1, तो आ गया IP इज लेस देन IS। प्राइमरी पे कम है, सेकेंडरी पे ज्यादा, उल्टा कर दो इसको, ऐसे लिख दो, एक ही तो बात है। तो सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स करंट ज्यादा होगा, प्राइमरी पे करंट कम हो जाएगा, तो ये स्टेप डाउन, इतना लिखिए। भाई इतना हो जाए तो बताइए मुझे। नहीं नवेद, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होता है जब आप स्टेबलाइजर, अगर आपने यूज किया है कभी जिसमें नॉब होती है, नॉब घुमानी पड़ती है नवेद, यस सर। उसमें जब नॉब घुमाते हैं ना तो आप नंबर ऑफ टर्न्स ही चेंज कर रहे हैं। जब आप ऐसे घुमाते हो कि वोल्टेज बढ़ जाए तो आप सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं। जब आप नॉब ऐसे घुमाते हैं कि कम हो जाए वोल्टेज, तो सेकेंडरी पे आप नंबर ऑफ टर्न्स कम कर। चलिए भाई इसको रब कर रहा हूँ। अब ये सब तो तब था करंट जब आपके पास, अच्छा ये बात याद रखना, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना,
ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, IP बाय IS इज NS बाय NP, इसके नीचे लिख लीजिएगा, ये तभी वैलिड होगी जब आपकी एफिशिएंसी 100%। इसे लिख लीजिएगा, जब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, कोई पावर लॉस नहीं होगा, तभी आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। रब कर दूं? इसे लिख लीजिएगा। अब सुनिए, अगर एफिशिएंसी 100% नहीं है, लॉस है एनर्जी, अगर एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, एनर्जी में लॉस होगा, तो आप ऐसे लिखोगे। अब करंट कैलकुलेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर का मतलब हो जाता है VSIS, इनपुट पावर का मतलब होता है V/I। So this is efficiency, which is output power by input power, VSIS by VPI। तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इतना लिख लीजिए, क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं इसके ऊपर।
इसे लिखते रहिए तो साथ साथ। भाई ये पहला ही क्वेश्चन मैंने थोड़ा टफ दे दिया। असल में फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर पर आपको मिलेंगे नहीं। देखिए दिया हुआ क्या क्या है। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 400। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स हैं 2000। सेकेंडरी का पावर आउटपुट है 1100 वोल्ट। मीन सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 1100 वोल्ट। और सेकेंडरी के अक्रॉस जो पावर है वो है 12.1 किलोवाट, मींस इनटू 10 रेज टू द पावर 3 वाट। फर्स्ट पार्ट में आपको वीपी चाहिए। भाई वीपी तो तुम निकाल सकते हो, एन वी एस बाई वीपी इज एन एस बाई एन पी करके। पहला काम करो, वीपी निकालो। अच्छा मैं सेकंड पार्ट में बहुत सारी चीजें निकालनी होंगी। सेकंड पार्ट में आईएस निकालना। आईएस के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं हिंट देता हुआ चल रहा हूँ। हिंट ऐसे निकाल सकते हो, पीएस होता है वीएस आईएस। फिर पावर निकालना प्राइमरी पर। प्राइमरी पर पावर के लिए हिंट ये है कि एफिशिएंसी होती है पावर एट सेकेंडरी बाय पावर एट प्राइमरी। और फिर उसके बाद प्राइमरी पे करंट निकालना। प्राइमरी पे करंट होगा आईपी इंटू वी। करो जरा। चलिए सॉल्व करिए। चलो गुड, फर्स्ट पार्ट सही, आगे करिए। चलिए वोल्टेज तक तो ठीक है। पावर भी कैलकुलेट कीजिए सेकेंडरी पर।
पावर भी कैलकुलेट कीजिए, ये तो सही आ रहा है सबका। जी, आउटपुट आउटपुट पावर, भाई जो सेकेंडरी के अक्रॉस पावर होती है ना, उसी को तो लिखा था मैंने, आउटपुट पावर होती है। एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर जो प्राइमरी के अक्रॉस है, और पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज एट प्राइमरी, करंट एट प्राइमरी। शाइन में शायद समझा नहीं आपका क्वेश्चन। फॉर्मूले में पावर आउटपुट वीएस आई से दिया है और क्वेश्चन वाला पावर आउटपुट वीएस। पावर आउटपुट तो ये भाई, पावर आउटपुट में ये तो लिखने का तरीका है। उसने कहा इतने पर पावर आउटपुट ये है, ये तो 1100 वोल्ट वोल्टेज है कि आउटपुट वोल्टेज इतना है, इतने वोल्टेज पे इतनी पावर मिल रही है। करियो, बस वोल्टेज आया है, एक पावर का एक्सप्रेशन शायद निशान ने लिखा है, बाकी पार्ट्स भी कैलकुलेट कीजिए। ये पावर क्रॉस प्राइमरी आया होगा निशान, क्योंकि सेकेंडरी का तो दिया हुआ है। सेकेंडरी तो दिया है ना 12.1, प्राइमरी आया होगा तुम्हारा ये। भाई और किसी का नहीं आ रहा? आईएस का वैल्यू, अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए, शिवा का कुछ आंसर आया। भाई मैं 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा।
चलो भाई, और किसी का आंसर नहीं आ रहा? यहाँ तो सब आपको फॉर्मूला बेस्ड चीजें थी, बता भी दिया था, उसके बाद भी नहीं हो रहा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में Vs by Vp is Ns by N। Vs है आपका 1100, Vp पता नहीं, Ns है 2000, Np है 400, 5 हो गया। Vp आ जाएगा 1100 by 5, Vp आ जाएगा 220। सेकेंड पार्ट में देखिए, आपको आप इसे यूज कर सकते हैं, पावर अक्रॉस सेकेंडरी इज वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इनटू करंट इनटू सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के अक्रॉस पावर है 12.1 किलोवाट, सो 12.1 into 10 raised to the power 3। इस सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको? 1100। सेकेंडरी के अक्रॉस करंट चाहिए, तो सेकेंडरी के अक्रॉस करंट आप ऐसे निकाल लीजिए, इट्स 12.1 into 10 raised power 3 divided by 1100। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12100 बाय 1100, ये कैंसिल हो गया, आई एस आ गया, इट्स 11। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एफिशिएंसी आपको गिवन है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर को लिख दीजिए VSIS, इनपुट पावर को लिख दीजिए VPI। तो जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी है 90%, 90/100। सारी वैल्यूज रख दीजिए, VS है 1100, IS है 11, VP है 220, IP आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 चला गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया, 2 5 10, 2 5 10 चला गया। IP जो है 55 into 100 divided by 90, ये कैंसिल हो गया। IP आ गया 550/9, ये IP मिल गया आपको, विच इज 550/9। अब अगर IP आ गया, वो आपसे कहता है हीट लॉस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रेजिस्टेंस दिए हुए, तो जो हीट लॉस होगा प्राइमरी में, इट्स IP² RP। हीट लॉस जो होगा सेकेंडरी में, दैट्स IS² RS। So it's 550/9 square into RP, it's 0.2। IS कितना है? 11 स्क्वायर इंटू RS दिया हुआ है 2। ये हीट लॉस है। भाई बताइए इसमें अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अरे भाई बताओ, ये क्लियर है, समझ में आया? यस सर। चलिए इतना लिख लीजिए जल्दी से। एक और न्यूमेरिकल NCERT ने दिया हुआ,
चलिए नेक्स्ट देखिए, सर रब करना। अच्छा, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इसे जल्दी जल्दी लिख लिया तो कोई याद नहीं। एक मिनट रुकिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी ही खोल लेते हैं। भाई 7.25 है, सिर्फ पढ़िए। जब तक मैं इसका एक रफ, इसको पढ़ लीजिए, इसका रफ स्केच बनाते हैं। भाई देखिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, सॉल्व तो मैं कर रहा हूं। ये है एनसीईआरटी 7.25। सो देखो यहाँ हो क्या रहा है, आपको एक ट्रांसफार्मर दिया है, ये पावर प्लांट है। पावर प्लांट में वो कह रहा है वोल्टेज जनरेट हो रहा है 440 वोल्ट। ये पावर प्लांट है, 440 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट होता है। ये ट्रांसफॉर्मर है स्टेप अप, ये सिंबल होता है ट्रांसफॉर्मर का। और इसे स्टेप अप कर कर किसी वोल्टेज, ये V1 है, किसी वोल्टेज V2 पर ले गए जो पता नहीं। ये ट्रांसमिशन लाइन है, हाई, ये जो हाई टेंशन वायर्स होती है, ये पावर प्लांट है, ये वोल्टेज हाई टेंशन वायर से यहाँ तक पहुंच गया। ये आपका टाउन है, ये आपका घर है जहां पर पावर चाहिए। घर पे जो पावर चाहिए वो वोल्टेज चाहिए 220 वोल्ट का। और यहाँ जो वोल्टेज पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है 4000 वोल्ट। और यहां तक जो पावर पहुंच रही है वो पावर है 800 किलोवाट। ये आपको सिस्टम दिया हुआ, वो आपसे कई चीजें पूछ रहा है, कह रहा है कि ये जो वायर्स है, जब इसमें वोल्टेज करंट ट्रैवल करेगा तो उस करंट में लॉस कितना होगा, वो लॉस निकालो, उसे पावर लॉस कहते हैं। इस प्लांट ने कितनी पावर सप्लाई करी होगी कि यहाँ 800 किलोवाट पहुंच जाए, लॉस होने के बाद भी यहाँ 800 किलोवाट पहुंच रहा है, प्लांट से कुछ पावर निकली होगी, वो डिसाइड करनी है। और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो V2 है, ये V2 कितना है, कितने पर स्टेप अप करा होगा कि यहाँ तक 4000 मिल जाए।
अब इसके लिए देखो आपको क्या क्या गिवन है। वायर की लेंथ गिवन है 15 किलोमीटर। इट्स अ डबल वायर लाइन, 15 किलोमीटर ऊपर से जा रही है, 15 किलोमीटर नीचे से जा रही है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो लाइन रेजिस्टेंस होगा, जो ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेंथ ऑफ टू वायर लाइन multiplied by resistance per unit length. तो देखो टू वायर लाइन का अगर आप रेजिस्टेंस देखो, इसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है कुछ। टू वायर लाइन का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 ओम पर किलोमीटर और लेंथ है 15 30 किलोमीटर हो जाएगी। 30 इंटू 0.5 विच इज 15 ओम। भाई यहाँ तक बताइए, कुछ क्लियर हुआ? इट्स अ टफ प्रॉब्लम, बट ये बोर्ड्स में आ चुका है। लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर आया। यहां तक लिखिए, इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। यहां तक लिखो तो देखो क्या क्या दिया है। पावर प्लांट है, 440 वोल्ट पर बढ़ रहा है, वोल्टेज जनरेट होता है, इसको स्टेप अप कर दिया टू सम वोल्टेज, वो गिवन नहीं है। ट्रांसमिशन वायर के थ्रू ट्रैवल करेगा, यहां जब पहुंचता है दूसरे एंड पर टाउन के तो 4000 पहुंचता है। फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ये से 4000 से गिराकर 220 वोल्ट कर देता है। वो आपसे कहता है बताओ यहाँ हीट में कितना लॉस हुआ, पावर कितनी दी होगी प्लांट ने कि लॉस होने के बाद भी 800 पहुंच जाए, और ये वोल्टेज V2 कितना। यहां तक लिखिए, मुझे कुछ चीजें रब करनी होगी। चलिए इतना लिख लिया सबने। अब देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो पहले देखो यहां वोल्टेज है 4000 वोल्ट का, मीन्स ये जो वायर है, इस वायर में जो वोल्टेज जा रहा है 4000 वोल्ट है, पावर है 800 किलो वोल्ट। तो वोल्टेज at which power transmit through the wire is 4000। जो पावर सप्लाइड है इट्स 800 किलोवाट, मीन्स 800 into 10 raised to the power 3 watt। करंट कैसे आएगा भैया? पावर को लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट। करंट हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज।
सो पावर है 800 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वोल्टेज. यहाँ वोल्टेज कितना होगा? 4000. एम्पियर. तो इन वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज 200 एम्पियर. अब शुरू करते हैं. पहला कह रहा है पावर लॉस बताओ. भाई पावर लॉस आपने लास्ट न्यूमेरिकल में भी निकाला था. पावर लॉस होगा आई स्क्वायर आर. आई है 200 स्क्वायर. आर कितना है? 15. तो ये 40000 हो गया इंटू 15. ये आ गया 600. 1 2 3. इतना पावर लॉस हो जाएगा. अब देखो प्लांट और 600,000 वॉट को लिख सकते हैं हम 600 किलो वॉट. अब जरा थोड़ी सी अपनी अकल लगाओ. प्लांट ने कितनी पावर दी होगी कि यहां पर 600 वॉट का लॉस हो रहा है. लॉस है 600 किलो वॉट का. कितना दिया होगा कि 600 किलो वॉट के बाद भी 800 किलो वॉट यहां पहुंच रहा है. बहुत बढ़िया. चलो कुछ लोगों का तो दिमाग चल रहा है. तो प्लांट ने जो पावर सप्लाई किया है this is power received at substation plus power lost. तो इसने जो सप्लाई करी होगी पावर, वो पावर सप्लाई करी. रिसीव कितना कर रहा है? 800 किलोवाट. लॉस हो गया 600 किलोवाट. तो ये आ गया 1400 किलोवाट. चलिए इतना लिखिए फिर आगे. रेजिस्टेंस कोई 0.5 ओम पर किलोमीटर ही दिया हुआ है. तो ये जो 0.5 भी दिया है ना, पर किलोमीटर दिया है. तो इसीलिए किलोमीटर में रखकर ही चेंज किया. ये आपको दिया था 0.5 ओम पर किलोमीटर. इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया. भाई इतना हो गया. अच्छा अब एक काम करो जरा, लाइन के अक्रॉस ये तो निकाल लो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा.
बी पार्ट में पावर रिसीव्ड एट सबस्टेशन प्लस पावर लॉस। अब देखिए लास्ट पार्ट में पूछ रहा है कि V2 कितना होगा। अच्छा मुझे बता सकते हो ट्रांसमिशन वायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन। भाई लाइन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा IR। आई कितना है 200, R कितना है 15, तो ये आ गया 3000 वोल्ट। अब देखो यहां पहुंचना था 4000, यहां ड्रॉप हो गया 3000, तो बताओगे यहां कितना आया होगा V2? देखो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट कितना होगा 3000 प्लस 4000। 3000 प्लस 4000 7000। क्या रीजन है देखिए, यहां तक 4000 पहुंच रहा है, 3000 का ड्रॉप वायर के अक्रॉस चला जाता है, यहां से 7000 ही तो चला होगा, ताकि यहाँ 3000 के ड्रॉप के बाद भी दूसरे एंड तक डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर तक 4000 वोल्ट पहुंचे। चलिए आज इसको यहीं छोड़ते हैं, बस एक दो डेफिनेशंस और हैं इसमें। सो ट्यूसडे से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट कर देंगे, EM वेव स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर। चलो भाई इसे आज यहीं छोड़ते हैं। निशान 7.25 है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 7.25। और मैम चलो भाई अल्लाह हाफिज। हाँ आमना ये एनर्जी लॉस है ट्रांसफार्मर का, बस इस क्वेश्चन के बाद जब ट्यूसडे कराऊंगा तो वो एनर्जी लॉसेस कराने की किन किन फैक्टर्स की वजह से एनर्जी लॉसेस है वो उसी में आ जाएगा। जो आप साउंड कह रही हैं उसको हमिंग साउंड कहते हैं, ट्यूसडे ही डिस्कस हो।